Dear students, good morning. I hope you all are fine at your homes. आज हम कृतिका जो एक पूरक पुस्तिका है, पूरक किताब है, उसको पढ़ने जा रहे हैं और कृतिका में मेरे संग की औरतें इस कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी वास्तव में मृदुला गर्ग की एक लिखी हुई कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ। आप टेक्स्ट बुक में इस कहानी को पढ़ेंगे। आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपके किताब में संकलित है। चूँकि कहानी मुझे याद है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। आप किताब में इसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। आप केवल मुझे ऐसे नहीं सुनेंगे कि केवल मुझे सुन लें, आप किताब को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। तो समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अर्थात समकालीन हिंदी साहित्य में एक जो उल्लेखनीय नाम होता है वो मृदुला गर्ग का होता है। उनके द्वारा लिखी हुई ये कहानी है। मेरे संग की औरतें वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो औरतों को केंद्रित करके, जहाँ पर महिलाओं को सेंट्रलाइज करके लिखा गया है। तो नए प्रकार की शैली में लिखा संस्मरणात्मक गद्य है। फिर से मैंने बताया कि फिर से एक संस्मरण है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। तो वास्तव में कुछ औरतें होती हैं जिसमें उनकी एक माँ होती हैं, नानी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें। सुशीला अग्रवाल का भी जिक्र आता है। तो कैसे पूरा घटनाक्रम पढ़ते हैं, कैसे क्या होता है। तो लेखिका की नानी थी, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा, पर उनके बारे में सुना बहुत कुछ। और चूँकि बहुत कुछ सुन रखा था, तो क्या सुन रखा था, उस आधार पर लेखिका की नानी बहुत पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। लेखिका की नानी बहुत पारंपरिक, ट्रेडिशनल थी, बहुत अनपढ़ थी और पर्दानशी औरत थी, जिनके पति की शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। जिनके पति अर्थात लेखिका के नाना उनकी नानी को छोड़ करके शादी के तुरंत बाद वकालत पढ़ने कहाँ, विलायत चले गए थे। विलायत उन दिनों इंग्लैंड को कहते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेके लौटने के बाद वे विलायती रंग ढंग से जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई व्यक्ति जाएगा फॉरेन, वहाँ 2, 4, 6 साल रहेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का रहन सहन अमल में लाएगा, उसको अडॉप्ट करेगा। आज भी है, आपको जो कोई चीज़ अच्छी लगती है आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो। आपने टीवी में देखा कि कोई हीरो है, वो पीछे चश्मा ऐसे करता है तो आप वैसे करते हो। आपने देखा कि हेयर स्टाइल कुछ ऐसे, यहाँ से ऐसे बाल कट जाते हैं जैसे ऐसे लगता है घोड़ा घास चर गया हो, तो फिर आप वैसे ही कटिंग हेयर स्टाइल जो है अडॉप्ट कर लेते हो। तो अब वो विलायत पढ़ने गए, वहाँ कुछ साल रहे, तो वहाँ का रंग ढंग उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और लेकिन उनकी जो दिनचर्या है नानी की, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। नाना का वो बदल गए पूरी तरह से, लेकिन नानी नहीं बदली। ना ही नानी ने कभी अपनी पसंद नापसंद पसंद का पता पति को लगने दिया। कम उम्र में स्वयं को मृत्यु के निकट पाकर नानी को अपनी 15 वर्ष की बेटी अर्थात लेखिका की माँ के विवाह की चिंता हुई और पर्दे का लिहाज छोड़ करके उन्होंने अपने नाना से उन्होंने लेखिका के नाना से अर्थात अपने पति से उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलने की इच्छा प्रकट की। अर्थात उनके नाना के एक मित्र थे जिनका नाम था प्यारेलाल शर्मा, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। चूँकि पहले उनकी नानी एक ट्रेडिशनल पारंपरिक औरत थी, बहुत पर्दानशी थी, अनपढ़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पर्दा प्रथा को छोड़ करके उसकी बेपरवाह करते हुए, उसकी परवाह न करते हुए अपने पति से कहा अर्थात लेखिका के नाना से कहा कि मुझे प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना है। खैर, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर के लोगों को कि कभी जिसने घूंघट के बाहर जो है किसी पर पुरुष से बात नहीं किया हो,
आज वो जो है किसी और से मिलने की इच्छा प्रकट कर रही है। घर के सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि आजीवन जिसने कभी पराये मर्द से क्या अपने पति से भी मुंह खोलकर बात नहीं की, आज अपने अंतिम समय में ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन नाना ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को तत्काल बुलाया। सबको आश्चर्य में डालते हुए नानी ने उनसे कहा कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरी लड़की के लिए अर्थात लेखिका की माँ के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि उसका विवाह साहबों के साथ हो। कोई ऐसा साहब मिले जो फर्मा बरदार हो। आप अपनी ही तरह किसी आज़ादी के सिपाही को ढूंढ करके उसकी शादी करवा दीजिएगा। इस प्रकार नानी ने अपना जीवन अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जिया। वास्तव में दूसरों की तरह न जीने की आज़ादी असली आज़ादी से कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया। ICS जैसे आजकल IPS होता है वैसे उस समय IAS होता है। उसी समय ICS के इम्तिहान हुआ करते थे, उससे रोक दिया गया था और उसकी कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। फलस्वरूप लेखिका की माँ अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर सादा जीवन बिताने के लिए मजबूर थी। लेखिका की माँ इतनी नाजुक मिजाज थी कि खादी की भारी साड़ी पहनने पर उनकी कमर चनका खा जाती थी, मतलब कमर में लोच आ जाती थी, कमर में नस इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती थी। अच्छा, उनकी माँ जो है लेखिका की माँ ऐसे क्यों थी, ऐसे कमसिन क्यों थी, ऐसे ज़्यादा कमज़ोर क्यों थी? रीज़न ये था कि उनके जो लेखिका के नाना थे अर्थात जो लेखिका की माँ के पिताजी थे वो बहुत अमीर आदमी थे, साथ ही लंदन से विलायत से पढ़ के आए थे। तो उनका रहन सहन थोड़ा सा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था। हालांकि नानी का वो एक सामान्य घरेलू जो औरत का होता है, गृहिणी का होता है, वैसा था। तो बच्चों पर उसका ज़रूर पिता का असर पड़ा। तो लेखिका की माँ इतनी नाजुक मिजाज थी कि खादी की भारी साड़ी पहनने पर उनकी कमर चनका खा जाती थी। फिर भी वो रात भर जग कर साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी ताकि उन्हें दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ससुराल में माँ का बहुत मान सम्मान था। वो इसलिए था कि उनके साहबी पिता की आन बान शान से सभी लोग परिचित थे। लोग जानते थे कि बड़े घर की बेटी है, इसलिए सब लोग उनका सम्मान करते थे। माँ की शख्सियत का सभी सम्मान करते थे। उसका कारण उनकी खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता भी थी। इसलिए भी कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, बहुत ईमानदार थी, बहुत लॉयल थी और निष्पक्ष थी। वो दुनियादारी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखती थी। वे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करती थी और न ही उनसे कोई कहता था। यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश की कोई जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं उठाई थी। उनका ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में और संगीत सुनने तथा साहित्य चर्चा करने में व्यतीत हो जाता था। फिर भी घर के हर छोटे बड़े मामलों में उनसे सलाह अवश्य ली जाती थी और उसका सम्मान भी किया जाता था। माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात कभी दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। हालांकि महिलाओं में सबसे बुरी बात यही है, आदत यही होती है कि अगर आपने उनसे कोई बात शेयर की, ये आप मान के चलें कि वो फिर दूसरे से शेयर करेंगी, फिर वो तीसरे से शेयर करेंगी। पता नहीं है, DNA में शायद होता होगा, आई डोंट नो। अगर आपने अपनी कोई बात किसी एक महिला से कह दी तो वो पूरे मोहल्ले में, पूरे पड़ोस में जितनी महिलाएं हैं सबसे एक दूसरे से ट्रांसमिट होता जाएगा, है ना। तो ये बात उनमें नहीं थी कि अगर गोपनीय बात आपने उनसे कह दी तो दूसरी उसको दूसरे तक जाहिर नहीं करती थी, नहीं बताती थी। इसलिए घर के लोग उन पर श्रद्धा रखकर अपने मन की बात भी बता देते थे। इस प्रकार 6 बच्चों और सास ससुर के साथ रहते हुए भी एक आम औरत की तरह जीवन ना बिताकर उन्होंने अपना जीवन अपने मन मुताबिक जिया। अब यहाँ पर 2 औरतों की बात हुई, एक नानी की बात हुई, अब लेखिका की माँ की बात हुई। तो हमने देखा कि कैसे, और लेखिका स्वयं, ये तीसरी पीढ़ी, तो आपने देखा कि कैसे जो है मेरे संग की औरतों में परंपरागत तरीकों से
हट करके, लीक से हट करके, परंपराओं से हट करके कैसे दोनों अपनी ज़िंदगी जीती हैं, जीवन यापन करती हैं। तो इस पार्ट में हमने ये देखा। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रीढ़ की हड्डी। ये भी बीतान का एक चैप्टर है। तो ये कहानी यहीं पूरी होती है। आप इस कहानी को किताब में एक बार और पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।